हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सीए इंस्टीट्यूट ने अपना नया स्टडी मटेरियल इशू किया था जनवरी 21 के अंदर में। उसके अंदर में जो इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस है, जो पेपर 8 का पार्ट बी है, 40 मार्क्स से इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर में थोड़ा बहुत चेंजेस किया था। अब वो चेंजेस क्या था? कुल मिला के दो चेंजेस, एक कुछ थ्योरी पोर्शन में और कुछ और प्रैक्टिकल को वो लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को इंक्लूड किया था, नेशनल इनकम, मनी मार्केट, ये सब में। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो थ्योरी वाला पोर्शन है। अब थ्योरी के अंदर में वैसे जो एग्जिस्टिंग थ्योरी था उसके अंदर में कुछ और एडिशन किया है, वो उतना सिग्निफिकेंट है नहीं क्योंकि उससे ज्यादा हम लोग ऑलरेडी कवर कर लिए उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव टॉपिक में। अब इसके अलावा 4 और नया थ्योरी क्वेश्चंस को स्टडी मैट में डाला गया है जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हमारा सारा थ्योरी पोर्शन कवर हो जाएगा। और एक और वीडियो हम अपलोड करेगा यूट्यूब में 1 से 2 दिन के अंदर में, जहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा। ऑलरेडी देखो तुम लोग को आता रहेगा, वो नेशनल इनकम, मनी मार्केट का रहेगा, बस कुछ और एडिशनल क्वेश्चन रहेगा फॉर प्रैक्टिस, तो वो भी हम इंक्लूड कर देगा। वो आप लोग फटाफट कर सकते हैं, अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, इसमें थ्योरी पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे। अब क्या क्या वो थ्योरी क्वेश्चन है पहले हम बताते हैं। वो 4 थ्योरी क्वेश्चन क्या क्या है। पहला है क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि सबको पता है, लास्ट 1.5 ईयर से कोविड पैंडेमिक की वजह से हमारे इकोनॉमी के अंदर में बहुत सारा बदलाव आया। अब ये कोविड पैंडेमिक को फेस करने के लिए बहुत सारा स्टेप्स लेना पड़ा गवर्नमेंट को, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों, और साथ में आरबीआई को। तो कोविड पैंडेमिक के दौरान हमारे गवर्नमेंट का क्या क्या फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस आया, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव, क्या क्या स्टेप्स लिया है, पहला वो क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 में ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक मॉनिटरी फिस्कल पॉलिसीज क्या रहा है, मॉनिटरी पॉलिसी क्या रहा है। अब देखो, फिस्कल पॉलिसी किसका रहता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये रहेगा गवर्नमेंट का। और जो मॉनिटरी पॉलिसी है ये कौन गवर्न करेगा? आरबीआई का। यानी कोविड पैंडेमिक से लड़ने के लिए दो मेन अथॉरिटी, दो मेन इंस्टीट्यूशन, एक हमारा आरबीआई, दूसरा हमारा गवर्नमेंट, कुछ ऐसा इनिशिएटिव, कुछ ऐसा स्टेप लिया है जिसके द्वारा जो इतना हार्डशिप लोग फेस कर रहे थे उसको थोड़ा कुछ एक्सटेंट तक ओवरकम किया जा सके। तो एक, और ये दोनों लेटेस्ट स्टडी मटेरियल में इंट्रोड्यूस किया है, तो आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है। तो ड्यूरिंग कोविड फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का होगा, मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई का रहेगा। उन्होंने ऐसा क्या क्या किया था, ये 2 क्वेश्चन है। एक तीसरा क्वेश्चन उन्होंने अपने नए स्टडी मटेरियल के अंदर में जो इंक्लूड किया है वो क्या है? कैन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री, नेशनल इनकम का, कैन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री बी टेकन एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल इन दैट कंट्री। क्या जो जीडीपी है वो एक ट्रू मेजर है एक कंट्री के सिटीजन का, जो वहां की पीपल है उसके वेलफेयर को मेजर करने के लिए। अगर जीडीपी एक कंट्री का बढ़ रहा है तो क्या वो ये सिग्निफाई करता है उस कंट्री के जो पीपल का वेलफेयर है वो भी बढ़ रहा है? ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। और फोर्थ जो बड़ा, मतलब बस खाली आप लोगों को रीड करके जाना है, क्वेश्चन 4, इसमें मेरे को समझाने का कुछ है नहीं, वो है डिटेल्स ऑफ इंडियाज डिस्प्यूट्स एट डब्ल्यूटीओ। तो 4 चैप्टर है ना, नेशनल इनकम, उसका ये वाला क्वेश्चन है। चैप्टर 2 था पब्लिक फाइनेंस, उसका ये वाला क्वेश्चन है। एक मॉनिटरी पॉलिसी, उसका ये वाला है। एंड फोर्थ था इंटरनेशनल ट्रेड, जिसका ये वाला है, डिटेल्स ऑफ इंडियाज डिस्प्यूट एट डब्ल्यूटीओ, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का कौन कौन से देश के अगेंस्ट में, या कौन कौन सा देश इंडिया के अगेंस्ट में कोई डिस्प्यूट चल रहा है जो स्टिल अभी पेंडिंग है, रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इसमें अराउंड 15 डिस्प्यूट्स है जो आप लोगों को बस खाली पढ़ना है। क्या क्या वो लोग लास्ट में एक बार रीड करके देख लेंगे, ठीक। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, इसमें कोविड वाला, स्पेशली कोविड वाला जो 2 क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा कि जीडीपी का एक ट्रू मेजर है कि नहीं टू डिटरमाइन द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री। देखो, पहला है फिस्कल पॉलिसी ड्यूरिंग कोविड। कुछ मेरा कीवर्ड्स बोल्ड किया हुआ है, आप लोगों को बस खाली उतना ध्यान रखना है, और कुछ डेटा पॉइंट्स को याद रखना है। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि लास्ट ईयर 2020 मार्च में जब कोविड पैंडेमिक का इंडिया में बढ़ना शुरू हुआ था, तो उस समय तुरंत लॉकडाउन लगाया गया था, और उस समय तुरंत बहुत सारा स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर, बाय प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहला बात जो हम लोग को याद रखना है क्या, एक सेकेंड,
यहां से लेके यहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का के बारे में बताया गया है। यहां से लेके यहां तक स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया है, और उसके बाद कुछ बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या पैकेजेस अनाउंस किया गया था वो यहां पर बताया। तो 3 सेगमेंट में पढ़ेंगे। पहला सेगमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। तो पहला बात क्या है, जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस की थी 26 मार्च 2020 को, जो जीडीपी का 0.8% की इक्विवेलेंट था। और जीडीपी का एक छोटा डेसिमल का भी अगर वो अमाउंट निकाला जाए तो भी एक अच्छा खासा बड़ा फिगर होता है। अब उसके पैकेज के अंदर में मेन क्या क्या चीज को इंक्लूड किया गया था? मेन 3 चीज। पहला, जो लोअर इनकम हाउसहोल्ड है, जो लोअर इनकम हाउसहोल्ड है, जिनका अर्निंग कैपेसिटी उतना ज्यादा नहीं है, उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पहुंचाया जाए। उनको फूड आइटम और कुकिंग गैस यानी आइदर कैश पहुंचाया जाए या इन काइंड फूड आइटम या कुकिंग गैस पहुंचाया जाए। किसके लिए? लोअर इनकम हाउसहोल्ड के लिए। तुम लोग भी सुना होगा, लास्ट ईयर गवर्नमेंट बहुत सारा इनिशिएटिव लिया था जिसके द्वारा जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं या जिनका डेली वेज अर्नर है या जिनका इनकम उतना अच्छा नहीं है, उनको बेनिफिट उनका जो हार्डशिप है उसको थोड़ा कम करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा इनिशिएटिव लिया था। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला इनिशिएटिव क्या है, जो लोअर इनकम हाउसहोल्ड है उनको आइदर कैश ट्रांसफर या फिर इन काइंड फूड आइटम कुकिंग गैस दिया जाए। अगला जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था हेल्थ केयर सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनके लिए। अब जो हेल्थ केयर सेक्टर में वर्कर्स हैं वो लोग तो सबसे ज्यादा अपना लाइफ को रिस्क में लाकर पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए इंश्योरेंस कवरेज लिया गया था। कौन लिया था? सेंट्रल गवर्नमेंट लिया था कि जो वर्कर्स हेल्थ केयर सेक्टर में हैं कि बाई चांस अपने काम करने के दौरान अगर उनको बाई चांस कुछ हो जाता है, उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का जरूरत पड़े, उनको हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत पड़े, तब उस केस में जो इंश्योरेंस कवरेज है, इंश्योरेंस कवर है, वो कौन बेयर कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहला किसके लिए था? लोअर इनकम हाउसहोल्ड। अगला किसके लिए था? वर्कर्स इन हेल्थ केयर सेक्टर। तीसरा, जो लो वेज वर्कर्स थे उनको कुछ वेज सपोर्ट दिया गया। यानी शॉर्ट 2 मेन लोग थे, एक हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर में और दूसरा लो इनकम हाउसहोल्ड या फिर जो डेली लो वेज अर्नर्स थे उनके लिए। डन। अब ये जो था ये था फाइनेंस मिनिस्टर का अनाउंसमेंट, और ये अदर देन प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट था जिसके लिए 150 बिलियन रुपीज, जो अराउंड 0.1% ऑफ जीडीपी के बराबर है, वो एलोकेट किया गया था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल था वो हम लोग इस साल 2021 में अप्रैल में भी देखे, जब हर चीज का कमी आ गया, हर चीज का शॉर्टेज आ गया, तो उस समय प्रपोज किया गया था 150 बिलियन रुपीज को सेट असाइड किया जाएगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। उसमें क्या रहेगा? जो टेस्टिंग फैसिलिटी उसको बढ़ाया जाए। उस समय तो टेस्टिंग कैसे किया जाता लोगों को पता ही नहीं था। अब चलो ठीक है, अब टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ गया, स्टिल अप्रैल में उसका भी चैलेंज आया था। तो पहला टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर कोविड-19 के लिए, अगला पीपीई किट के लिए, तीसरा आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स, जो हर एक चीज का इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, हर चीज का जो शॉर्टेज थोड़ा बहुत पाया गया था अप्रैल में, वो सबको ठीक करने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में 150 बिलियन रुपीज को एलोकेट किया गया। अब एग्जैक्ट क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सेकंड टॉपिक है, पर इतना एलोकेट किया गया था। चलो डन। तो ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव था सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक फाइनेंस मिनिस्टर का 3, एक प्राइम मिनिस्टर का ये 2। ठीक, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट था, ये हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट किया, मोटा मोटी स्टेट गवर्नमेंट का भी काफी हद तक वैसा ही कुछ था। क्या था जरा देखो, स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्थ और लोअर इनकम हाउसहोल्ड, ऊपर में भी 2 था, इसमें भी 2 लोग को कवर किया। उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिया जो हर एक स्टेट गवर्नमेंट लिया है। स्टेट टू स्टेट थोड़ा थोड़ा डिफर किया, पर मैक्सिमम लोग का क्या था? कैश ट्रांसफर, फ्री फूड, फ्री राशन, ये सब का हेल्थ, ये क्या नाम है, लोअर इनकम हाउसहोल्ड तक पहुंचाना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी था। अब इसके अलावा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था जो अराउंड 2.7% ऑफ जीडीपी था। सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट यहीं तक है, ये वापस सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आता है।
इसके अंदर में किसको इंक्लूड किया गया था? वही 3 लोग। पहला जो पुअर हाउस होल्ड है, अगला एग्रीकल्चरल सेक्टर, सिंस वो बड़ा हिट हुआ था तो उसको सपोर्ट करने के लिए, और तीसरा लो वेज लेबरर। तो 2.7% ऑफ जीडीपी। तो देखो, एक हम लोग बात की है 0.8% ऑफ जीडीपी, उसके अंदर में ये 0.123 था। उसके प्राइम मिनिस्टर का बात की 0.1% ऑफ जीडीपी, जहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने का बात था। अगला स्टेट गवर्नमेंट भी वही सब काम किया। इसके अलावा मई मंथ में 2.7% ऑफ जीडीपी का और अनाउंसमेंट किया गया। इसके अंदर में पुअर हाउस होल्ड, एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड लो वेज लेबरर्स इंक्लूड थे। अब तुम लोग, चलो ठीक है, ये सब तो समझ में आया, पर जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, एमएसएमई सेक्टर है, वो लोग भी बड़ा, उनका भी बिजनेस बड़ा हिट हुआ। उसके लिए क्या किया गया? तो बिजनेस सपोर्ट पैकेजेस क्या था? पहला, जो एमएसएमई है और एनबीएफसी है, इनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। कैसे? देखो, जब भी कोई पैंडेमिक होता है, या फिर जब भी कोई इमरजेंसी हो, या जब भी कभी इकोनॉमी बड़ा रिसेशन में जाए, तो कुछ नहीं करना, लिक्विडिटी लोगों के हाथ तक पहुंचाना है, लोग के हाथ में पैसा पहुंचाना है। अब लोग के हाथ में पैसा पहुंचाना है, कैसे पहुंचाया जाएगा? कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट रेट कम कर दें। जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, वो आरबीआई वाले भी अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे, उसको कम कर दो। जो सीआरआर है उसको कम कर दो, यानी लोग आराम से लोन अवेल कर पाए। अगर हम लोग ये काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर में लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। तो आराम से, तो देखो यहां पे क्या लिखा है, लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया गया फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और जो तुरंत टैक्स डिडक्शन होता था वर्कर्स का, उसको थोड़ा रिड्यूस किया गया। ये किसके लिए था? बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कुछ जो पैकेजेस इंट्रोड्यूस किया। अब देखो, हम लोग को पता है कि इंडिया के अंदर में बहुत सारा कंप्लायंसेस है, टैक्स रिलेटेड है, टैक्स फाइल इस दिन करो, इस दिन नहीं किए तो आपको इतना पेनल्टी देना पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो वो सारे के सारे कुछ जो कंप्लायंसेस था उसको थोड़ा ईज आउट किया गया। भाई लोग लॉकडाउन में बंद पड़े हैं, और यहां पे अगर बोलते नहीं आप इस दिन तक टैक्स फाइलिंग करो, नहीं किए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो सिनेरियो में जब ऑलरेडी लोग इतना हार्डशिप फेस कर रहे थे, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा ईज आउट किया कि जिसका ड्यू डेट है 15 तारीख, बोले 15 तारीख तक नहीं, आप अगले महीना तक दो। तो जो कंप्लायंसेस था उसको थोड़ा ईज आउट किया। अगला, जो लेट फाइलिंग पे इंटरेस्ट रेट चार्ज होता था उसको रिड्यूस किया। माने एक तो थोड़ा ईज आउट किया, उसके बाद भी कोई लेट करे तो जितना नॉर्मल इंटरेस्ट रेट लगना चाहिए उतना नहीं, उसको थोड़ा रिड्यूस किया। और इसके अलावा जैसा भी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कुछ देर पहले, आराम से क्रेडिट पहुंचाया जा सके, आराम से लोन दिया जा सके, आराम से लिक्विडिटी अवेल कराया जा सके। किसको? फार्मर्स को या स्ट्रीट वेंडर्स को। ये सारा का सारा इनिशिएटिव लिया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखो, फिस्कल पॉलिसी ड्यूरिंग कोविड में क्या था? एक, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर 0.8% ऑफ जीडीपी, लो इनकम हाउस होल्ड, फूड आइटम, कुकिंग गैस। नेक्स्ट, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए इंश्योरेंस। तीसरा, लो वेज वर्कर्स के लिए वेज सपोर्ट। अगला, प्राइम मिनिस्टर ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेंगे। कैसे? टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर कोविड-19। अगला, पीपीई। अगला, आइसोलेशन बेड। अगला, आईसीयू। अगला, वेंटिलेटर्स। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग हेल्थ और लो इनकम हाउस होल्ड को सपोर्ट करेंगे, फ्री फूड, कैश ट्रांसफर सबके द्वारा। उसके बाद 2.7% ऑफ जीडीपी में 2020 में लाया गया, जिसमें पुअर हाउस होल्ड, एग्रीकल्चरल सेक्टर, लो वेज वर्कर्स को सपोर्ट किया गया। और बिजनेस सपोर्ट पैकेजेस में क्या था? थोड़ा ईज आउट किया गया कंप्लायंसेस को, डिले करने पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम किया गया, एमएसएमई एनबीएफसी को थोड़ा सपोर्ट किया गया, फाइनेंशियल सपोर्ट। और अगला, एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको थोड़ा इजीली क्रेडिट पहुंचाया जा सके, वैसा इनिशिएटिव लिया। तो आप लोगों को बस खाली ये पॉइंट्स ध्यान रखना। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन 3 मार्क का आता है, तो अगर आप ये सारा पॉइंट लिख देंगे, आपको इजीली 3 में 3 मिलेगा। वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना, जो मेरा हाईलाइट किया हुआ है उतना आपको याद रखना है। ठीक, बड़ा इजी और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे लेटेस्ट चीज भैया और क्या है हमें आज के दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, ये जो सारा का सारा इनिशिएटिव था वो था गवर्नमेंट का, इसीलिए बोला गया था फिस्कल पॉलिसी। पर खाली गवर्नमेंट करे और आरबीआई नहीं करे तो काम नहीं बनता, दोनों को साथ में करना जरूरी है, एक कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव लेकर। तो गवर्नमेंट का हम लोग पढ़े फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई का क्या रहेगा? मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी एंड मैक्रो फाइनेंशियल पॉलिसी ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। अब इसमें बहुत सारा अनाउंसमेंट जो आरबीआई ने किया टिल 30 जून 2020 वो लिखा हुआ है। तुम लोग बोलेगा इसके बाद जो करंट ईयर वाला है वो लिखना है। अगर आप लोग को आइडिया जरूर लिखो,
पर हम एग्जैक्ट वो बता रहे हैं जो तुम लोग सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल जनवरी 21 में है। ऑल्दो इनको और थोड़ा अपडेट करना चाहिए था, पर जो भी है आईसीए का स्टडी मटेरियल जो बोला वो तो लिखना ही है। इसके अलावा और आपको जो मन चाहे आप लिख सकते हैं। चलो अब देखो, जैसा कि हम जस्ट बताया, कभी भी इस तरह का रिसेशन आए, लोगों के पास पैसे का कमी हो, लोगों का अर्निंग्स नहीं है, तो उनको अपना डे टू डे कंजम्पशन के लिए या अपने बिजनेस को वापस से रन करने के लिए पैसे का जरूरत पड़ेगा। यानी इकोनॉमी के अंदर में लिक्विडिटी होना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन उठता है, इकोनॉमी के अंदर में लिक्विडिटी आएगा कैसे? इसमें बैंक का सबसे बड़ा रोल है। अब बैंक में भी अपनी इच्छा से बैंक कुछ नहीं करता जब तक आरबीआई एक पॉलिसी कुछ ना बनाए। तब इस सिनेरियो के अंदर में आरबीआई क्या किया, आराम से लोग को पैसा मिले कम इंटरेस्ट रेट में, वैसा सारा इनिशिएटिव लिया। और जैसा कि हम लोग को पता है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, ये सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के हाथ में, जिसके द्वारा ये आराम से लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकता है। अब लिक्विडिटी बढ़ाना है, लोग को आराम से पैसा मिले, तो उसके लिए रेपो, रिवर्स रेपो, ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको कम करना पड़ेगा। रेपो रेट कम होगा तो बैंक पे कम बर्डन आएगा, तो बैंक वाला भी जो बोरोवर है उससे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। तो पहला जो स्टेप लिया, जो रेपो और रिवर्स रेपो रेट है, जो रेपो और रिवर्स रेपो रेट है, इसको रिड्यूस किया आरबीआई। कब? ड्यूरिंग पैंडेमिक। कितना? बाय 115 एंड 155 बेसिस पॉइंट। आप लोग बोलेंगे बेसिस पॉइंट क्या होता है? 100 बेसिस पॉइंट क्या होता है? 1%। ये ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स में अंदर में। और उस समय रेपो और रिवर्स रेपो को इतना बनाया, और एनीवेज ये रेट लगातार चेंज होते रहता है। तो जो लेटेस्ट रेट रहेगा वो जिस दिन आप लोग इकोनॉमिक्स एग्जाम रहेगा उसके एक दिन पहले हम बता देगा। ये बात कब चल रहा है? टिल जून 30 2020। तो जो पहला स्टेप लिया वो एकदम सही स्टेप था, रेपो और रिवर्स रेपो रेट को कम करो ताकि बैंक पे इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो कम आए। अगर बैंक पे इंटरेस्ट का बर्डन कम आएगा तो बोरोवर जो है उससे भी इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा। इसके द्वारा आराम से लिक्विडिटी पहुंच पाएगा। तो देखो ये तो था। इसके अलावा रेपो वाला भी हम लोग जस्ट डिस्कस किए। अगला जो स्टेप लिया वो क्या था? कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर को भी कट किया, उसको भी रिड्यूस किया। और सीआरआर, एसएलआर हम लोग पढ़ा हुआ है, वो कुछ पोर्शन जो बैंक आगे लोन के रूप में नहीं दे पाता, जितना डिपॉजिट आया उसका कुछ पोर्शन वो अपने पास रखता है, कुछ आरबीआई के पास रखता है सीआरआर एसएलआर के फॉर्म में, और बाकी दे पाता है। अगर सीआरआर एसएलआर बढ़ेगा तो उसको ज्यादा अपने पास रखना पड़ेगा, लोन कम दे पाएगा। पर भैया ड्यूरिंग पैंडेमिक तो उसको आराम से लिक्विडिटी पहुंचाना है। अगर लिक्विडिटी पहुंचाना है उसको क्या करना पड़ेगा? ये दोनों रेट को कम करना पड़ेगा। तो देखो अगला ये क्या किया, सीआरआर को भी कम किया, एक इंटरेस्ट रेट भी कम किया, रेपो रिवर्स रेपो। अगला सीआरआर को भी कम किया, कितना? 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% से। अगला जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी था उसको इंक्रीज किया। याद करो, एक था एक लिमिट एग्जॉस्ट हो जाने के बाद उसके बाद भी अगर बैंक को पैसे का जरूरत पड़ता है तो वो एमएसएफ फैसिलिटी के द्वारा लेता है। वो एक ओपन विंडो है जहां पे आरबीआई के पास जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा, और एमएसएफ फैसिलिटी के द्वारा वो और आगे फर्दर पैसा ले सकता है आरबीआई से। पर उसका भी एक लिमिट होता था, उस लिमिट को बढ़ाया। मतलब आरबीआई क्या चीज को प्रमोट कर रहा है कि बैंक भाई तेरे को और ज्यादा पैसा चाहिए तो तू मेरे से और ले ले, पर जो बोरोवर है उन तक पैसा पहुंचा। तो देखो बोरोवर तक पैसा पहुंचाना है, लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना है इकोनॉमी के अंदर में, इंटरेस्ट रेट गिरा के रेपो रिवर्स रेपो। बैंक को बोला भाई तुम कम होल्ड कर, सीआरआर को रेट को कम किया, और अगला जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी उसको बढ़ाया। ठीक, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट, जो बोरोवर लेंडर है उनको थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड किया। कैसे? अगर मान लो कोई डेट डिफॉल्ट हो रहा है तो जो उससे रिलेटेड नॉर्म्स है उसको थोड़ा रिलैक्स किया। जनरली क्या होता है, कोई रेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर में अगर मान लो कोई डेट को डिफॉल्ट करता है तो जो उसका क्रेडिट रेटिंग है वो थोड़ा गिर जाता है। अब अगर क्रेडिट रेटिंग गिर जाएगा तो उसका लॉन्ग टर्म में बड़ा इंप्लीकेशन आएगा। जो इन्वेस्टर्स है, जो बाकी स्टेक होल्डर्स है, उसका कॉन्फिडेंस चला जाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी से। वो कॉन्फिडेंस कहीं ना टूटे, इसीलिए बोला भाई अगर तुम डेट में डिफॉल्ट करता भी है इतने टफ टाइम में तो घबरा मत, थोड़ा सा वो उसको नॉर्म्स को थोड़ा रिलैक्स किया। अच्छा काम किया। अब इसके अलावा जब स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसे का जरूरत पड़ता है तो वापस से वो किसके पास जाता है? आरबीआई के पास।
सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ता है वो जाता है आरबीआई के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का जरूरत था, स्टेट गवर्नमेंट को कहां से पैसा मिलेगा, वहां का जो लोकल टैक्सेस है और अगला जो जीएसटी का शेयर मिलने वाला है। अब अगर लॉकडाउन हो गया तो भैया जीएसटी कहां से आएगा, और अगर जीएसटी नहीं आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट को खर्चा तो करना पड़ेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, और जो इतना हम लोग डिस्कस किए हेल्थ केयर वर्कर, जो पुअर हाउस होल्ड है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, फ्री फूड, फ्री राशन। तो यह पैसा कहां है, कलेक्शन हो नहीं रहा है, खर्चा लग रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड है उसको पूरा करने के लिए वापस से कौन आया, आरबीआई। तो आरबीआई एक और बड़ा अच्छा काम किया, फैसिलिटेट किया स्टेट गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स को। परफेक्ट। इसके अलावा वो बहुत सारा रेगुलेशन लेकर आया जिसके द्वारा ये बड़ा इजीली क्रेडिट फ्लो को प्रमोट कर पाए। किसको, रिटेल सेक्टर और एमएसएमई जो सबसे ज्यादा हिट हुआ था। रिटेल सेक्टर भयंकर हिट हुआ था, जो छोटा मोटा बिजनेसमैन है वो सबसे ज्यादा हिट हुआ था, बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उसके अंदर में, तो उनको इजीली क्रेडिट मिल पाए, आराम से लिक्विडिटी मिल पाए, वैसा वो सारा का सारा मेजर, वैसा सारा का सारा स्टेप्स लिया था। अब इसके बाद अगर बाई चांस कोई एडिशनल रिटेल लोन देना है तो उसमें सीआरआर मेंटेनेंस को एग्जेम्प्ट कर दिया। हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, कोई पैसा डिपॉजिट हुआ कुछ सीआरआर रख, फिर आगे लोन के फॉर्म में दे पाएगा। तो ये क्या बोला, अगर कोई एडिशनल रिटेल लोन चाहिए, रिटेलर्स को लोन चाहिए, तो उसमें सीआरआर रखने का चीज को कुछ दिनों के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, एक रिटेल के लिए, एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। डन। इसके अलावा वही सब बात वापस से है, जो रूरल बैंक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइज है, उसको रीफाइनेंस फैसिलिटीज दिया गया। और हर एक कंपनी जो बैंक से लोन लेता है ना, उसको हर कुछ पीरियड के एंड में कुछ रेशियोज जो बैंक का रहता है उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो उसके अंदर में भी थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्सेशन दिया कि जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है उसमें थोड़ा रिडक्शन किया टेम्पररी। यानी हर एक कंपनी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी रखना जरूरी है। जब बैंक एक कंपनी को लोन देता है तो हर क्वार्टर के एंड में, हर मंथ के एंड में या सेमी एनुअली, वो डिपेंड करता है उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे कि आपको इतना लिक्विडिटी रखना पड़ेगा। अब अगर कंपनी उतना लिक्विडिटी रखकर बैठ गया तो भैया खर्चा कैसे करेगा। तो टेम्पररी बेसिस पे आरबीआई ने उसको थोड़ा ईज आउट किया कि हम लोग भी समझते हैं आपको बड़ा प्रॉब्लम है, आप उतना लिक्विडिटी होल्ड नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं है, आपको मटेरियल खरीदना है, आपको वर्कर्स को पैसा देना, आप दो, भले वो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो सेटिस्फाई ना हो पाए, कुछ दिनों के लिए हम लोग चलेगा। तो बस ये सब था। और वैसे देखो पॉइंट्स तो बहुत सारे आप लोगों को याद रखना है, 7-8 पॉइंट जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए। इसके अलावा कुछ बिजनेस रिलेटेड मेजर्स, जब भी जनरली कोई बिजनेस लोन लेने के लिए जाता है तो उसको कुछ कोलैटरल देना पड़ता है। तो कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बोला कोलैटरल फ्री लेंडिंग प्रोग्राम लेकर आया विद 100% गारंटी। यानी बोलता है आपको कोई कोलैटरल नहीं देना, आपको हम आराम से ऐसे ही लोन देंगे। आप किसके बेसिस पे, आपके गारंटी के बेसिस पे। यानी जो चीज कोलैटरल के फॉर्म में रखना पड़ता है गिरवी, बोला जरूरत नहीं है, आपके पास है क्या जो भी आप गिरवी रखेंगे, आप ले लो लोन 100% गारंटी के साथ। और इसके अलावा जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई है, जो लगातार लॉस पे लॉस इनकर कर रहा है, उन लोग के लिए सबऑर्डिनेट डेट विथ पार्शियल गारंटी इंट्रोड्यूस किया गया। क्या चलो ठीक है, आप कुछ और डेट ले लो, अपना गारंटी दे दो, पार्शियल गारंटी, और आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जीएसटी काउंसिल का एक मीटिंग हुआ जिसमें जो ओवरड्यू फाइलिंग ऑफ स्मॉल बिजनेसेस है जीएसटी रिटर्न, उस पर इंटरेस्ट रेट को हाफ कर दिया गया। ठीक है, इतना काफी है। और ये सब जो पॉइंट है, ये फॉरेक्स मार्केट में क्या हुआ था वो है, चाहो तो पढ़ना, अदरवाइज 9-10 पॉइंट याद रह गया वो काफी है। ठीक, तो देखो क्या क्या था, एक वापस से रिवाइज करवा रहा है। एक रेपो, रिवर्स रेपो, अगला सीआरआर को कम किया, एमएसएफ को बढ़ाया। इसके अलावा सब ज्ञान का पॉइंट शुरू हो गया। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी स्टेट गवर्नमेंट वाला। अगला बोरोअर लेंडर कोई डिफॉल्ट कर रहा है तो उसका रेटेड इंस्ट्रूमेंट को कोई इफेक्ट ना हो। इसके अलावा कोई रिटेल लोन ले रहा है तो उस पर सीआरआर का जो रिक्वायरमेंट था उसको एग्जेम्प्ट किया गया टेम्पररी बेसिस पे। अगला रूरल बैंक, हाउसिंग फाइनेंस, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट लिक्विडिटी कवरेज को थोड़ा रिलैक्स किया गया। बिजनेस रिलेटेड में कोलैटरल दिया गया, स्ट्रेस्ड एमएसएमई का था, जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया।
अगर लेट फाइलिंग हो रहा है स्मॉल बिजनेस के द्वारा तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता था वो हाफ चार्ज किया जाएगा। चलो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कैन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री बी टेकन एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल इन दैट कंट्री? फटाफट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये स्क्रीन थोड़ा हैंग हो गया, एक सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखो। ये क्वेश्चन वापस से हम लोग के नए स्टडी मटेरियल के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया है। कैन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री बी टेकन एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल इन दैट कंट्री? इस क्वेश्चन का मतलब क्या, एक कंट्री का जीडीपी क्या एक ट्रू मेजर है, क्या एक सही बेंचमार्क है, क्या एक सही इंडेक्स है जो यह दर्शाता है कि उस देश के जो नागरिक हैं उनका वेलफेयर भी वैसा। अगर मान लो एक देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो उस कंट्री के पीपल का जो वेलफेयर है वो भी बढ़ रहा है या नहीं, ये क्या जीडीपी सही मायने में रिफ्लेक्ट करता है या नहीं। यानी अगर मान लो एक कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो वहां के लोग का वेलफेयर भी बढ़ रहा है या नहीं, क्या जीडीपी इस बात को सही मायने में रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता है, क्या सही मायने में बेंचमार्क है या नहीं? ऑब्वियस सा बात है नहीं। कारण क्या है, सिंपल सा बात, इसमें बहुत सारा पॉइंट अभी हम लोग देखेंगे। जीडीपी क्या बताता है, जीडीपी क्या है, मार्केट वैल्यू। अब जितना यूनिट प्रोड्यूस किया, जितना सर्विसेज रेंडर दिया गया ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में, वो बता रहा है जीडीपी। यानी उसका मेन फोकस किस पे है, इकोनॉमिक इंडिकेटर पे, कि इकोनॉमी वाइज वो ये कंट्री कितना आगे बढ़ रहा है। पर अगर इकोनॉमी वाइज कंट्री आगे बढ़ रहा है तो ये बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करता कि उस कंट्री के जो पीपल है उनका वेलफेयर भी बढ़ रहा है, बिल्कुल इंडिकेट नहीं करता। तुम लोग बोलेगा क्यों, देखो एक मेजर होता है जीडीपी पर कैपिटा, यानी देश में कितना जीडीपी है टोटल बाय टोटल पॉपुलेशन की जीडीपी पर कैपिटा कितना है। अब कोई देश के अंदर में मान लो दो कंट्री है एक्स और वाई, ऐसा हो सकता है दो कंट्री एक्स और वाई दोनों के अंदर में जीडीपी पर कैपिटा सेम है, तो इसका मतलब दोनों का जो आदमी लोग का जो दोनों कंट्री के अंदर में जो पीपल है उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो स्टेटस है सेम रहेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जीडीपी पर कैपिटा एवरेज निकला, पर ऐसा हो सकता है एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में, अगर मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, एक वैल्यू आ रहा है 5, मान लो 25,000 आ रहा है 25,000, तब एक कंट्री में ऐसा हो सकता है कि 25,000 एवरेज आया, मेजोरिटी लोग का 15 से 30,000 के बीच में रेंज कर रहा है, तो ऑलमोस्ट सब सेम रेंज में है। पर एक ऐसा कंट्री हो सकता है जिसके अंदर में मेजोरिटी लोग का कितना है, हजार, और कुछ रईस लोग हैं, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम कमाने वाले हैं, उनका मान लो है अराउंड 85,000। तब देखो एवरेज में हो सकता है दोनों का एवरेज बन जाए सेम। तुम बोले एवरेज सेम कैसे हुआ, ये तो सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज लेते हैं हम लोग हमेशा। तो हो सकता है एवरेज में दोनों कंट्री का सेम आए, पर ये जो कंट्री रहेगा जहां पे ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मच बेटर रहेगा एज कंपेयर टू वो कंट्री जहां पे इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो एग्जैक्ट ये बात किया है, कंट्री में है सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अलग है तो ऑब्वियस सा बात है जो ओवरऑल वेलबींग रहेगा वो भी डिफर करेगा, इवन दो पर कैपिटल इनकम दोनों का कंट्री का सेम रह सकता है। ये पहला बात। अगला, बहुत सारा प्रोडक्शन ऐसा होता है जो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता। तुम बोले जैसे कि क्या, जितना भी वैसा प्रोडक्शन जहां पे जो प्रोड्यूसर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टैक्सेस का चोरी करना, या वो इलीगल प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे कि ड्रग्स, गैम्बलिंग, ये सब। अब बहुत लोग टैक्स का चोरी करते हैं, गुड सेल किए बताते ही नहीं है, रिपोर्ट ही नहीं करते। सर्विसेज रेंडर किए, पैसा मिला, बताते ही नहीं कि मेरे को इतना पैसा मिला है। तब जब रिपोर्ट ही नहीं करेगा तो वो जीडीपी का पार्ट बनेगा कैसे। यानी काफी बार ऐसा होता है बहुत प्रोडक्शन जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पता ही नहीं रहता तो जीडीपी का पार्ट बनता ही नहीं है, तो जीडीपी टू मेजर एनीवेज बता नहीं पाएगा, पर जीडीपी में जाके जोड़ा ही नहीं। तो नेक्स्ट, इसके अलावा बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसका पैसों में कोई मोल नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर है
टुवर्ड द वेलबींग ऑफ पीपल। जैसे कि मान लो एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसके अंदर में लोग का हेल्थ बड़ा अच्छा है, तो भैया बोला जाता है ना, पहला सुख आपकी काया, कि एक पुराना सेइंग है, पहला सुख आपकी काया, मतलब पहला सुख है अगर आप खुद हेल्दी है तो। हेल्थ इज वेल्थ। अब हेल्थ इज वेल्थ बोल तो दिए, पर क्वेश्चन उठता है ये वेल्थ क्या जीडीपी का पार्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। कि जीडीपी में क्या लेंगे? खाली वही चीज जो चीज बनाया गया है, जो प्रोडक्शन हुआ है, सर्विसेज रेंडर किया गया है। अब अगर एक देश के अंदर में बहुत सारे हेल्दी लोग हैं तो वेलबींग के लिए तो अच्छा है, पर वो जीडीपी का पार्ट नहीं बना। एक देश है जिसके अंदर में मैक्सिमम लोग एजुकेटेड है, तो एजुकेटेड है, नॉलेज से बड़ा चीज क्या है? पर क्वेश्चन उठता है आदमी पढ़ लिख लिया, अच्छा एजुकेटेड है, वो क्या जीडीपी का पार्ट बन जाएगा? नहीं बनेगा, जब तक वो कोई चीज को प्रोड्यूस ना करे, कोई सर्विसेज ना दे। पर वो देखो वेलबींग का तो पार्ट बन जाएगा। इसीलिए बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो नॉन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर है टू वेलबींग, यानी वेलफेयर तो कर देगा पर वो जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या? हेल्थ। अगला क्या है? एजुकेशन लेवल। इसके अलावा क्या? सोशल पॉलिटिकल फैक्टर। अब मान लो एक देश जिसके अंदर में बहुत पैसा है, बहुत जीडीपी है, पर वहां का लोग का सोच बड़ा पिछला है, बहुत छोटा सोच है, कि आदमी ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो भले जीडीपी बहुत अच्छा है, पर क्वेश्चन उठता है वहां के नागरिक क्या खुश है? बिल्कुल नहीं। तो वो वेलफेयर ऑफ पीपल को इंडिकेट नहीं करेगा। बड़ा अच्छा पॉइंट था। आप लोग बस खाली पॉइंट्स ध्यान रखना है और जो कीवर्ड्स जो मेरा मार्क किया है वो लिखना है कुछ एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट, एक बड़ा अच्छा बात, लेजर टाइम। देखो इवेंचुअली एक इंसान एक मशीन नहीं है। ऑल्दो आप लोग जो सीए स्टूडेंट्स आप लोग मशीन की तरह भी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम आ रहा है नजदीक, पर इवेंचुअली एक बात समझना जरूरी है कि इंसान एक मशीन नहीं है। उसको भी कुछ पीरियड चाहिए लेजर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, अपने आप के लिए। अब एक देश का जीडीपी कब बढ़ेगा? जब बहुत प्रोडक्शन होगा। यानी अगर देश में वर्कर्स का प्रोडक्टिव आवर बहुत होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जीडीपी बढ़ेगा। अब जितना ज्यादा वो काम करेगा उतना कम टाइम उसके खुद के लिए रहेगा। तो भैया 24 में 18 घंटा लगा दिया जापान, 24 में 18 घंटा लगा दिया, जीडीपी बढ़ गया, पर क्वेश्चन उठता है बाकी 6 घंटा जब वो घर में जाएगा खुश है? नहीं, गाली खाएगा। तो क्या वेलबींग का पार्ट है? बिल्कुल नहीं है। तो जो लेजर टाइम है, जीडीपी को बढ़ाने के चक्कर में वो लेजर टाइम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और लेजर टाइम एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज होता है एक आदमी के वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए, खुशी के लिए। नेक्स्ट, कुछ ऐसा चीज है जो इकोनॉमिक बैड्स है, जैसे क्राइम, पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन। अब ये सारा का सारा चीज को जीडीपी के साथ कोई लेना देना नहीं है, पर अगर एक देश में क्राइम बहुत हो रहा है, पोल्यूशन बहुत है, सड़क पे जा रहा है पोल्यूशन करके खाली कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। एक जमाने में दिल बड़ा इंपॉर्टेंट था, आज के जमाने में तो लंग्स इंपॉर्टेंट है। बोलते थे ना दिल तुझे देंगे, नहीं दिल भाई ले ले, लंग्स सही सलामत रहे। तो जहां पोल्यूशन बहुत है, जहां ट्रैफिक कंजेशन है, अब बॉम्बे में जाओ, पीक आवर्स में निकलो, एक कोने से दूसरे कोने जाना है, तुम 2.5 घंटा लगेगा रोड में जाने में, 2.5 घंटा लगेगा आने में। तो 5 घंटा लगा दिया, इससे क्या तुम्हारा वेलबींग बढ़ गया, वेलफेयर बढ़ गया? क्या कर रहा है रास्ते में पोल्यूशन के अंदर में? एक देश जहां पे बहुत क्राइम है, आराम से दिन भर मेहनत किए, कमा के आए, रास्ते में आए, चोर आया, चेन लगा के उठा के लेके चला गया। तब इस केस में वहां पे वेलफेयर थोड़ी अच्छा रहेगा, आदमी को निकलने में डर लगेगा। यानी बहुत सारा इकोनॉमिक बैड है जो अनफॉर्चुनेटली जीडीपी कैप्चर नहीं कर पाता, पर वो वेलबींग या वेलफेयर का पार्ट नहीं बनता। अभी हम लोग डिस्कस किए, बहुत सारा चीज ऐसा है जो इकोनॉमिक वेलफेयर का चीज, जैसे लेजर टाइम हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया, सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिटी फीलिंग्स हो गया, ये सब कुछ। और अगला हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी वो चीज है जब एक आदमी अनजाने में सही पर अपने सराउंडिंग्स के लिए, अपने एक्सटर्नल फैक्टर के लिए इधर पॉजिटिव या नेगेटिव चीज क्रिएट कर देता है, और डेफिनेटली वो मार्केट प्राइस का पार्ट नहीं बनता। तो एक्सटर्नैलिटी भी कभी जीडीपी का पार्ट नहीं बन पाता। अब 2 बड़ा अच्छा एग्जांपल देके समझाया गया है। अब मान लो एक पर्टिकुलर देश ऐसा है जहां पे बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है, बहुत ज्यादा क्राइम है, तब ऐसे देश को बहुत डिफेंस पे खर्चा करना पड़ेगा, बहुत पुलिस पे खर्चा करना पड़ेगा। अब पुलिस प्रोटेक्शन पे, डिफेंस पे इतना खर्चा करेंगे, तो खर्चा जब कर रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है वो सारा इक्विपमेंट बन रहा है, तो प्रोडक्शन तो हुआ।
और जितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ जीडीपी का पार्ट बना। पर क्वेश्चन उठता है वैसा जीडीपी का बढ़ना क्या एक आदमी के वेलफेयर के लिए अच्छा है? भाई जहां पे क्राइम इतना ज्यादा है, पता ही नहीं अगला सांस हम टिके ना टिके। अब उस केस में जीडीपी बढ़ रहा है, क्यों? हम लोग बहुत डिफेंस पे खर्चा किए हैं। तो ऐसा से जीडीपी भले ही बढ़ जाए पर एक आदमी का वेलफेयर कभी अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट, मान लो एक पर्टिकुलर जगह ऐसा है जहां पे लोग अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी लेके निकले, फुटपाथ पे चढ़ा दिए, मान लो कुछ लोग ऐसे हैं। तो अगर दुनिया भर का एक्सीडेंट और हो रहा है, अब देखो नाम किसी का ले नहीं रहा है पर समझदार को इशारा काफी। अगर मान लो इतना दुनिया भर का एक्सीडेंट हो रहा है तो भैया जितना ज्यादा एक्सीडेंट होगा उतना कार का रिपेयर करवाना पड़ेगा, जितना ज्यादा आदमी का एक्सीडेंट होगा उतना उसको मेडिकल सर्विसेज देना पड़ेगा, उतना इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस लेने के लिए या फिर मान लो मेडिकल सर्विसेज के लिए अगर मान लो कहीं डिस्प्यूट है लीगल सर्विसेज देना पड़ेगा। तो सोचो जितना ज्यादा एक्सीडेंट हुआ उतना कार रिपेयर करवाना है, पार्ट्स का जरूरत पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, सर्विसेज बढ़ रहा है, मेडिकल फैसिलिटी लेना पड़ेगा, सर्विस बढ़ रहा है, लॉयर का हेल्प देना पड़ेगा, सर्विसेज बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ गया। पर क्वेश्चन उठता है क्या ये वेलफेयर बढ़ाया? बिल्कुल नहीं बढ़ाया। तो ये दोनों बड़ा अच्छा एग्जांपल है जिसके द्वारा जीडीपी तो बढ़ता है पर ये बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करता कि उस कंट्री के पीपल का जो वेलफेयर है या वेलबींग है ये बढ़ रहा है या नहीं। डन। तो ये जो 3 क्वेश्चन था ये बड़ा इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हो गया क्योंकि आपके नए स्टडी मटेरियल में इंक्लूड किया गया, आप लोगों को पढ़ना है। आखिरी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, 2 मिनट देना। एक फालतू में एक चार्ट ये लोग जोड़ दिया कि इंडिया का क्या क्या डिस्प्यूट पेंडिंग है एट WTO ऑन 16 मार्च 2020। एक तो वर्स्ट पार्ट, जब ये लोग नया स्टडी मैट इशू कर रहा है जनवरी 21 में तो उनको डेटा भी लेटेस्ट एटलीस्ट देना चाहिए, पर ये लोग दिए उससे ठीक 1 साल पहले का जो दिए स्टडी मैट में हम लोग को वो जानना है। कुल मिला के इंडिया 15 डिस्प्यूट में पेंडिंग है विद अदर मेंबर्स ऑफ WTO। 4 में उन्होंने कंप्लेन किया है किसी और को और 11 में इंडिया पे किसी ने और ने कंप्लेन किया है। 4 में हम लोग कंप्लेन किया है तू गलत किया और 11 केस ऐसा है जहां पे बाकी लोग ने इंडिया को बुलाया है तू गलत किया। हम लोग जब कंप्लेन किए हैं वो ये है डिस्प्यूट वेयर इंडिया इज अ कंप्लेनिंग पार्टी, हम लोग ने कंप्लेन किया है और चारों में यूएस के अगेंस्ट ही कंप्लेन किया है। यूएस 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 क्यों? यूएस वाला काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया इंडियन स्टील प्रोडक्ट पे, अगला नॉन इमिग्रेंट वीजास पे, अगला स्टील एल्यूमिनियम प्रोडक्ट पे। बस खाली जान के रख लो क्या क्या है, स्टील प्रोडक्ट, स्टील एल्यूमिनियम प्रोडक्ट, नॉन इमिग्रेंट वीजास, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम। ये सब में सामने वाले ने यूएस वाले ने इंडिया पे रिस्ट्रिक्शन लगाया तो हम लोग गए WTO में केस कर दिए। ठीक, तुम लोगों ने ये सब नाम वाम याद रखना बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्लीज बिल्कुल मत करना। अब 11 ऐसा केस है जहां पे हम लोग को रिस्पॉन्ड करना है कि किसी और ने हम लोग पे केस कर दिया है तो हम लोग को जवाब देना है कि भैया कि इसमें हमारा गलती है या नहीं। इसमें अब हम लोग ने यूएस पे दुनिया भर का केस किया तो यूएस वाला क्यों पीछे रहेगा? तो मैक्सिमम देखो यूएस वाला ही है। क्या क्या है? उन्होंने स्टील पे लगाया, स्टील एल्यूमिनियम पे लगाया, हम लोग ने लगाया उनके पोल्ट्री प्रोडक्ट पे, हम लोग ने लगाया सोलर सेल पे, हम लोग ने लगाया कुछ सर्टेन प्रोडक्ट पे एडिशनल ड्यूटीज, और इसके अलावा आयरन स्टील प्रोडक्ट जो जापान से आता है उस पर हम लोग सेफगार्ड ड्यूटी लगा दिए थे। इसके अलावा यूएस में एक और है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। बस खाली तुम लोग को थोड़ा बहुत नाम याद रखना है कि बाय एनी चांस एग्जाम में अगर 3 मार्क का पूछ दे तो एटलीस्ट पता रहे। 4 जगह हम लोग ने केस किया यूएस के अगेंस्ट में, स्टील, आयरन स्टील, नॉन इमिग्रेंट वीजाज, और 11 जगह हम लोग पे हुआ है जिसमें 4 तो यूएस का ही है, पोल्ट्री फार्म, सोलर का, एडिशनल ड्यूटी ऑन सर्टेन प्रोडक्ट, और इसके अलावा कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम पे। जापान का था आयरन स्टील प्रोडक्ट। बस ये थोड़ा बहुत नाम जान के रखना है। ये पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग प्लीज का प्रिंट आउट निकाल देना। खाली 4 पेज का पीडीएफ है और ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एकदम लेटेस्ट एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल में उसको इंक्लूड किया गया है। एक और वीडियो अपलोड करेगा पर उसमें कुछ थ्योरी नहीं रहेगा, जो ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ है नेशनल का मनी मार्केट, उसका कुछ और एडिशनल क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।